बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए और ख़ास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो क्लास 10th में हैं उसके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि सर क्लास 10th के लिए भी कुछ वीडियो आप बनाइए। तो कुछ क्यों, हम सोच रहे हैं उसका वीडियो अच्छा से बनाएंगे। आज हम पार्ट 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं और जिस अध्याय को हम शुरू करने जा रहे हैं उसका इंग्लिश नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी और हिंदी में इसको हम कहते हैं विद्युत। हिंदी में इसको हम कहते हैं विद्युत। जो ही हम विद्युत शब्द का प्रयोग किए, तुमको ऐसा लगा होगा कि तुम्हारा जो जिस मोबाइल में तुम मेरे वीडियो को भी देख रहे होगे वो मोबाइल चार्ज विद्युत से होता है। तुम्हारे कान में कोई गाना बज रहा हो, कहीं से आवाज दूर से आ रहा हो गाना का, तुमको लगा उसके लिए विद्युत जरूरी है। तुम्हारे घर में टीवी का आवाज आ रहा हो या तुम टीवी देखते हो, न्यूज देख रहे होगे, उसके लिए भी विद्युत की जरूरत है। तुम्हारे ऊपर पंखा चल रहा होगा, उसके लिए भी जरूरत है विद्युत की। तो तुमको ऐसा लग रहा है ठीक है, ये सब घटना हम सर देख रहे हैं, ये सब घटना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और अच्छे तरीके से आज से नहीं बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, लेकिन ये विद्युत शब्द तुम सोचोगे इसका नाम कुछ और भी रखा जाता, लेकिन कोई इसका नाम विद्युत रखा गया, उसको हम अभी तक उसको हम पढ़ाते जा रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं। सर ये विद्युत शब्द जो आया, इसका सबसे पहले नाम किसने दिया होगा? जैसे घर में कोई बच्चा जन्म लिया, कोई उसका नाम रखेगा, उसके मम्मी पापा, उसकी बड़ी दीदी, चाहे उसकी बुआ, चाहे और भी कोई। यहाँ आज से इस बच्चा का नाम गणेश हुआ, बस हो गया, उसका नाम गणेश रखा गया, अब वो ताउम्र उसका नाम गणेश चलता रहेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी विद्युत शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किए थे उन वैज्ञानिक का नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट, ये विलियम गिलबर्ट थे जिन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत शब्द का प्रयोग किया। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी था तुम्हारा, ये इलेक्ट्रिसिटी ये किस चीज से बना हुआ था? ये बना हुआ था, ये बना मतलब ये बना ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना यहाँ पर एकदम ध्यान देने की बात है। ये जो हम शब्द लिखे हैं यहाँ पर के, यहाँ पर तुम ऐसा मत समझना कि सर यहाँ पर हम ये समझेंगे, नहीं, ऐसा तुम नहीं समझ सकते हो, क्योंकि तुम इस दोनों के वर्ड मीनिंग इसका देखो। यहाँ पर के और यहाँ पर है सी, यहाँ पर है सी। ये दोनों एक चीज नहीं है, ये दोनों एक चीज नहीं है, एक चीज नहीं है, इसलिए स्पष्ट यहां पर हम लिखे हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक समझने की भूल मत करना, क्योंकि अगर तुम इसके इतिहास में जाओगे तो तुमको पता चलेगा जब इस बात का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, इसका अता पता भी वहां दूर दूर तक नहीं था। इसका प्रयोग लगभग किया गया था 1747 से 1750 के बीच में। ये के वाला, ये इलेक्ट्रॉन जो है तुमको ELEKTRON इलेक्ट्रॉन वाला, लेकिन इसका जो डिस्कवर हुआ था, इसको जो खोज किए थे, वो खोज किए थे जे थॉमसन, और ये लगभग 1897 के आसपास इसका खोज हुआ, या एग्जैक्टली डेट वही था, हमको ठीक से याद नहीं है। मतलब सोचो कितना डिफरेंस था, कहाँ 1750, कहाँ 1897, इतना लंबा गैप, तब जाकर इलेक्ट्रॉन खोज हुआ। इसीलिए ये दोनों एक बात मत समझना। इस इलेक्ट्रॉन का मतलब है, इस इलेक्ट्रॉन का जो मतलब, ये ग्रीक वर्ड है। ये इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हारा, ये कोई कैसा वर्ड है? ग्रीक, ये ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है अंबर, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं एम्बर, ऐसे लिखते हैं। ये वास्तव में एक पीला पीला रंग का एक पारदर्शी पत्थर था, और वैज्ञानिकों ने इसको देखा
कि इस पत्थर में एक विशेष प्रकार का गुण है। क्या गुण है भाई? ये कुछ धूलकन को, कुछ छोटे मोटे जो घास उस थे उसको, पंखी को, इस सबको अपने में सटा लेता है। ये गुण ऑब्जर्व किए। अगर इसके बारे में तुमको कुछ जानना है डिटेल, तो हम क्लास 12 के बच्चों के लिए जो वीडियो पार्ट 1 बनाए हैं, उसमें आवेश का इतिहास कुछ हम बताए हैं। थोड़ा बस सिर्फ इतिहास तक उसको देख लेना, उतना समझ आ ही जाएगा। उसको देख लेना, तुमको इसका कुछ डिटेल मिल जाएगा। हाँ, हम एक बात जो तुमको यहाँ दिखाएंगे अभी कुछ देर में, कि ये अंबर या एम्बर हम बोले तो सर ये कैसा होता है, ये तुमको हम दिखाएंगे। ये पीला कलर का पारदर्शी पत्थर कैसा होता है, ये तुमको हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो के वाला, उसका मतलब ये है पीला रंग का पारदर्शी पत्थर। और ये जो CTRON, ये ELECTRON इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये डिफरेंट चीज है, क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था इसका कोई अता पता नहीं था। अब सोचो नहीं, इतना ही 1750, अब 50 उधर गया तो 1800 हुआ, 97 उधर, तो 97 में 50 जोड़ो, लगभग कितना हो गया? 147। वो 147 साल बाद इसके ये जो के वाला इलेक्ट्रॉन है, वहां से सी वाला इलेक्ट्रॉन आने में 147 साल लग गया। तनी मनी तो नहीं है, लंबा समय गैप, इसीलिए दोनों एक मत समझना। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन का मतलब जो हम बताए थे अंबर, या इसको ए आधा मो बो रो, मतलब ए मोबो संयुक्त रो एम्बर भी पढ़ते हैं। तुम जैसे इसको पढ़ लो, ये अंबर है, और इस अंबर का मतलब पीला रंग का पारदर्शी पत्थर। उसमें गुण क्या होता है? चिपकाने के कौन सी घास, हल्का फुल्का, कुछ धूलकन और पंखियों की सबको सटाए हुए था। ऐसा घटना पहली बार देखे थे। तुम वो वीडियो जाकर देखना, इंट्रोडक्शन वाला, जो कुछ इतिहास हम बताएं आवेश का, तुमको समझ में आ जाएगा होगा। अब देखो, तुमको ये पता चला कि अच्छा ठीक है, हम इसका नाम विद्युत रखे। जैसे बच्चा गणेश हुआ, उसका नामकरण हुआ गणेश। भाई गणेश किस चीज से बना हुआ है? तो इसके डीप में जाएंगे, देखेंगे माता पिता के गुण, कुछ जीन्स, कोशिकाएं, ये सब शामिल है उस बच्चे को बनाने में। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ये जो विद्युत नाम रखा गया, वो किस चीज से बना है? तो वो बना हुआ है आवेश से। वो बना हुआ किससे है? आवेश से। अब तुम कहोगे सर आवेश क्या है? तो आवेश के बारे में क्लास 12 तुम डिटेल में पढ़ोगे ही, लेकिन फिलहाल अगर तुमको इसके बारे में जानना है कि सर आवेश क्या है, तो उसके बारे में वही क्लास 12 का जो वीडियो है उसका कुछ प्रारंभिक भाग तुम देख लेना, तुमको उससे कुछ समझ में आ जाएगा बात। और नहीं तो फिर तुमको अगर और जानना होगा, क्या तुम्हारा क्वेरी है, क्या तुम्हारा क्वेश्चन है, तो वो डालना मैसेज में, हम उसको फिर उसके लिए अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो हम मेन पॉइंट से हट जाएंगे, इसलिए तुमको हम समझा रहे हैं, इस बात को समझो। तो कहने का मतलब विद्युत हो गया, मतलब नामकरण गणेश हो गया। विद्युत किस चीज से बना? आवेश से। जैसे गणेश बना माता पिता के जीन्स, कोशिकाएं, इस सब चीज से। अब वो जो बच्चा का नामकरण हुआ, बच्चा किस चीज से बना हुआ? अब बच्चा बड़ा हुआ, चलेगा भी तो बच्चा, तो चलेगा घर के आंगन में चलेगा, छत पर चला, रोड पर चला, इस सब पर चला। उसी प्रकार यहाँ भी विद्युत नाम हुआ, किस चीज से बना है? आवेश से। अब ये चलेगा भी तो, जैसे बच्चा चल रहा आंगन में सड़क पर, उसी प्रकार विद्युत भी तो चलेगा। विद्युत थोड़े सड़क पर चलेगा, विद्युत रोड पर चलेगा, ऐसा तो नहीं आदमी वाला बात यहाँ। तो ये फिर चलेगा कहाँ? तो जैसे बच्चे के लिए रास्ता, परिपथ जो था वो रोड था, छत था, आंगन था, उसी प्रकार विद्युत के लिए धातु है। तो धातु मतलब सर तार, वही तार जो घर में तुम पिलास से छीलो तो उससे उजला रंग का तार निकलता है, बड़ा कड़ा जैसा, या तांबा का तार निकलता है। वो सब क्या है? धातु से ही तो बना है। और ये जो विद्युत है उसी धातु से होकर गुजरता है, एक छोर से दूसरे छोर तक। कहने का मतलब किसी धातु वाला जो तार है जो तुम देख रहे हो एल्युमिनियम, तांबा का, उससे होकर ये आवेश, ये विद्युत एक छोर से दूसरे छोर एक निश्चित दिशा में जाता है। ये तुमको पता चला। अब कैसे जाता है ये भी पता चल गया। अब जो हम तुमको कहने जा रहे हैं कि ये जो अंबर या एम्बर है, इसका तुमको एक छोटा सा डायग्राम दिखाते हैं। इस डायग्राम को जरा देखो। देखो, ये देखो, ये जो तुमको दिख रहा है, ये जो तुमको दिख रहा है पीला कलर का, देखो पत्थर दिख रहा है पारदर्शी टाइप का, यही है तुम्हारा अंबर। अंबर या इसी को हम कहते हैं एम्बर, एम्बर। और यही है तुम्हारा ग्रीक वर्ड वाला
ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड का शब्द जिसको कि इलेक्ट्रॉन कहा गया, ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एकदम ध्यान रखेंगे इस बात का। यही इलेक्ट्रॉन है। ये पीला कलर का पत्थर जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये कैसा है? पीला रंग का पारदर्शी पत्थर, पीला रंग का पारदर्शी पत्थर है जिसका नाम अंबर है। और ये ग्रीक वर्ड जो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, ये ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी का हिंदी अंबर या एम्बर इसको कहते हैं। तो तुमको समझ में आ गया? ये पीला रंग का पत्थर देख लो, अंबर, ये वाला बात है। इस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है। क्लियर है? अब देखो, तुमको ये पता चल गया कि हाँ, विद्युत नाम किसने रखा? विलियम गिलबर्ट साहब ने रखा था। विलियम गिलबर्ट साहब। अच्छा, एक बात और यह जान लो, ये जो विलियम गिलबर्ट थे, विलियम गिलबर्ट जो साइंटिस्ट थे, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रहे, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तुम कहोगे फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब सर? अरे विद्युत का जनक, विद्युत का पिता, मतलब विद्युत शब्द को जन्म देने वाले ये फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन थे? विलियम गिलबर्ट ही थे। तो यहां से दो बात दिमाग में आना चाहिए। कोई बोला विद्युत, अरे विद्युत नाम कौन देते? विलियम गिलबर्ट। इनको और भी कुछ कहा जाता है? हाँ सर। क्या? फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के जनक, विद्युत के पिता, विद्युत को जन्म देने वाले विलियम गिलबर्ट। क्या क्लियर बात है? अब यहां से तुम देखो, इस पर है कि तुमको ये भी पता चल गया इलेक्ट्रॉन जो ELEKTRON इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब अंबर या एम्बर। और ये पीला रंग का पारदर्शी पत्थर है। वो पत्थर कैसन देखने में होता है? यहाँ देखो, देखो यहाँ है। अब तुमको ये सोचना होगा, ठीक है सर, विद्युत का जन्म हुआ, विद्युत, अब नाम रखाया विद्युत, किस चीज से बना हुआ? जान गए कि आवेश से बना हुआ है। अब वो चलेगा भी तो, जैसे बच्चा का नाम रखाया, बच्चा का निर्माण हुआ, बच्चा जन्म लिया, उसका नाम रखाया, बच्चा चलेगा, रास्ता पर चल रहा है, मतलब मान लो कि आंगन में चल रहा है, छत पर चल रहा है, रोड पर चल रहा है, तो अब उसी प्रकार विद्युत भी तो चलेगा। हम बोले कि हाँ। तो तुमको भी कुछ देर पहले बताए थे कि विद्युत चलेगा धातु के अंदर से होकर, मतलब कोई तार है एल्युमिनियम या तांबा, उसके अंदर से होकर चलेगा। तो ठीक है, वो जो विद्युत का हुआ वो कहलाया, धातु का तार जो हुआ वो कहलाया उसका परिपथ। अब यहाँ थोड़ा टेक्निकल शब्द है, हूबहू जो तुम आम जीवन में इस्तेमाल करते हो शब्द का, वो फिजिक्स में फिट बैठ जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, समय आएगा वो उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन अभी जैसे जानो, जैसे बच्चा के लिए परिपथ क्या था कि बच्चा यहाँ है खड़ा, यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा रास्ता गया, वहां चला गया। हम कह सर उसका परिपथ जो हुआ वक्र रेखा, कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा गया, बच्चा वहां जाकर चला गया। लेकिन विद्युत के लिए वो हुआ बच्चा का परिपथ। लेकिन यहाँ विद्युत के लिए जो परिपथ होगा उसका एक खास डिफिनेशन दिए हुए, एक खास मतलब है। उसका मतलब क्या है, सो ध्यान से सुनो। जो हम शब्द बोल रहे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम कुछ देर बाद सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसको समझो। इसका मतलब जब कहेंगे विद्युत परिपथ, तो समझ जाना कोई स्रोत होगा। स्रोत मतलब जहां से विद्युत धारा निकला है वहां से चलेगा और फिर वापस अगर उसी स्रोत में आ गया, जिस स्रोत से चला वो उस रास्ता से होते हुए आया और फिर उसी स्रोत में आ गया, तो उसको हम कहेंगे विद्युत परिपथ। अच्छा, एक बात सोचो कि जिस स्रोत से चला वापस उसी स्रोत में आया, तुमको नहीं लगता है कि जहां से चला वहीं से फिर आ गया तो वो बंद रास्ता का निर्माण हो गया? अरे तुम ही है यहाँ खड़ा और तुमको इधर से जाओ बायां साइड से, घूम के फिर दाहिना साइड से होते हुए जहां पर था वहीं आ गया, तो रास्ता कैसन हो गया? बंद हुआ कि नहीं? यहाँ भी वही बात कि विद्युत परिपथ में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मेरा पथ होगा, जो रास्ता होगा, वो बंद होगा, तनियों को खुलल नहीं होगा। तनियों को खुला हुआ इनका मतलब क्या हुआ कि अभी तुमको हम विशेष रूप समझेंगे कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, तनियों का रास्ता खुला होने का मतलब। जैसे इसको तुम ऐसे समझो, अगर तुमको हम इसको समझाएं तो इसको तुम ऐसे समझो, ये देखो तुम्हारे सामने, ये भी एनसीईआरटी का पिक्चर है, ये भी एनसीईआरटी का पिक्चर है। तुम एनसीईआरटी बुक उल्टाना देखना, उसमें तुमको हूबहू वैसा ही पिक्चर मिलेगा। अब यहाँ देखो क्या है, ये देखो, ये वाला जो पार्ट तुमको दिख रहा है, ये जो तुमको दिख रहा है, ये कौन सी है? ये बैटरी है। ये है तुम्हारा बैटरी। तुम कहोगे सर बैटरी मतलब कौन सी होता है? वो जो घड़ी में एगो लगल रहता है, इतना वो लगल रहता है ना, वो हुआ सेल, वो बैटरी नहीं हुआ।
लेकिन सेल को ही जब एक से अधिक सेल को एक निश्चित क्रम में जोड़ दिया जाए, एक तरह से जोड़ दिया जाए एक दूसरे को, जैसे टॉर्च, पुरनका टॉर्च में एगो लगता था बैटरी, फिर एगो सेल लगता था, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन करते थे, तब स्विच ऑन करते थे तो बल्ब जल जाता था, याद है? तो वो जो तुमको एगो, दूगो, तीनगो जो रखते थे उसके अंदर सेल, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब वो तीनों सेल को मिलाकर उसको कहा गया कौन चीज? बैटरी। मतलब अगर तुमको कहे बैटरी से क्या समझते हो, सेल में बैटरी में क्या अंतर है, तो सेल एगो सिंगल पार्ट हुआ और बैटरी हुआ सेलों के समूह को, मतलब एक से अधिक सेल जब एक निश्चित क्रम में जोड़ दिए तो बन गया बैटरी। यहाँ पर वही बैटरी है, ठीक। अब देखो ये बैटरी की, इसी को हम स्रोत भी कहते थे, इसी को हम कहते हैं स्रोत भी। जो भी कुछ देर पहले बोले थे कि स्रोत रहेगा, स्रोत से क्या होगा, एक छोर से विद्युत धारा निकलेगा और फिर वापस घूम के उसी स्रोत में आ जाएगा। देखो भैया, देखो इस स्रोत बैटरी हुआ, देखो यहां से चला विद्युत धारा चला। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, जैसे ये बैटरी है तो बैटरी में तुम ये देखो, ये बड़का लाइन दिख रहा है, बड़का छोटका, फिर बड़का फिर छोटका। ये बड़ा वाला लाइन जो होता है उसको प्लस लिखते हैं और ये छोटा वाला लाइन को लिखते हैं माइनस। एकदम ये भी बात ध्यान रखना है। और जो मेरा विद्युत धारा होता है वह इस प्लस वाले छोर से इसे निकलेगा, देखो निकला है, यहां माना है कि विद्युत धारा आई है, यहां प्लस वाले छोर से विद्युत धारा आई निकला, देखो निकलते हुए, ये कौन सी है भाई, ये है तुम्हारा बल्ब, ये तुम्हारा कौन सी है, बल्ब, ये तुम्हारा बल्ब है, ये जो तुम्हारा है ये बल्ब है। तो यहां से विद्युत धारा बैटरी से निकला, बैटरी से कहां से, धनात्मक वाले छोर से निकला, देखो निकला, और ये विद्युत धारा गया यहाँ बल्ब के एक छोर, यहाँ पर गया, फिर यहाँ से होते हुए घूमते हुए यहाँ से आते हुए विद्युत धारा निकला, यहाँ आ गया। अरे ये कौन सी है, ये कौन सी है, तो ये तुम्हारा है, इसका नाम हम देते हैं क्या बताओ, एमीटर, एमीटर। अब तुम कहोगे सर एमीटर ये कौन सी है, एमीटर ये हुआ कि ठीक है, ये स्रोत विद्युत धारा यहाँ से भेजा, ये बैटरी से विद्युत धारा निकला, बल्ब में गया, ये विद्युत धारा कितना गया, कितना जरूरत है हमको विद्युत धारा का, ये बल्ब को जलाने के लिए, बल्ब को चमकाने के लिए, दीप्ति उत्पन्न, दीप्ति मतलब प्रकाश उत्पन्न करे, उसको प्रकाश को निकालने के लिए कितना इसमें विद्युत धारा जरूरी है, तो उसका अगर नाप जोक भी तो होना चाहिए कि कितना विद्युत धारा, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, कितना जरूरत है। तो ये जो एमीटर है ये उसको नाप देगा कि अच्छा यहाँ से गया, इधर से जो ही पास करेगा वो कहेगा अच्छा इतना एम्पियर के विद्युत धारा इस रास्ता से होकर गुजर रहा है, इस रास्ता से होकर गुजर रहा है। अब तुम कहोगे सर एमीटर में ये प्लस ये माइनस क्या लिखा हुआ है, ध्यान रहना चाहिए, ये भी ध्यान रखना कि एमीटर को ऐसे तुम दिखाइए, ये यंत्र है, ये गोल नहीं होता है, बाजार में जाओगे वो यंत्र रूप में मिलेगा, और वहां से जब उसको परिपथ में जोड़ोगे तो ये दूसरे छोर से जब ये फिर तार निकलेगा, देखो एक छोर से तार गया, दूसरे छोर से तार यहाँ से निकला, तो ये क्या करेगा, इस परिपथ से कितना 1 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, जितना जाएगा विद्युत धारा उसको ही नाप को तुमको बता देगा, भाई इस रास्ता से इतना एम्पियर के विद्युत धारा जा रहा है, तुमको पता चल गया कि अच्छा विद्युत धारा इतना जा रहा है, बहुत बढ़िया, ये तुमको एमीटर बताएगा। विद्युत धारा एमीटर के जिस छोर में प्रवेश करेगा, यहाँ देखो विद्युत धारा आया, आई, ये जो आई विद्युत धारा तुम्हारा है यहाँ, ये किस छोर में प्रवेश किया है मीटर के, यहाँ पर, तो ये वाला इंड होगा, ये वाला छोर होगा प्लस, जिधर से विद्युत धारा एमीटर में प्रवेश करेगा वो प्लस, और जिधर से विद्युत धारा निकला, देखो यहाँ विद्युत धारा निकला, ये छोर हो जाएगा, ये वाला छोर कौन सी, माइनस, देखो यहाँ माइनस लिखा है, और यहाँ कौन सी है ये छोर तुम्हारा प्लस लिखा है, यहाँ लिखे हुए ऑलरेडी एनसीईआरटी। अब देखो यहां से आया विद्युत धारा, आया, ये कौन सी है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये वाला, ये कौन सी है, इसको कहते हैं के लिखे हुए, काहे के लिखा, की, के ई वाई, की, इंग्लिश में इसको लिखते हैं की, और हिंदी में इसको कहते हैं पूंजी, 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 स्विच, अरे स्विच, अगर की ने समझाते इसको स्विच कहो ना, स्विच लो स्विच, और स्विच तो तुम देखबे किए हो बोर्ड में, टिप टाप करते रहते हो। अब देखो क्या क्या जरूरत पड़ा, अभी जो तुमको हम बोले थे ये सब क्या हम बता रहे हैं, ये सब है कि तुमको ये पता चला कि बच्चा का नाम रखाया था कौन सी, गणेश, बच्चा किस चीज से मिलकर बना है, माता पिता के गुण मतलब जीन्स और कोशिकाओं से और भी चीजों से। उसी प्रकार फिर वो बच्चा क्या हुआ, चलना शुरू किया,
जिस रास्ता आंगन में, छत पर, रोड पर चला, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पर चला, तो यहाँ भी ये जो बच्चा तुम्हारा है वो कौन सी है? आवेश। किस, सॉरी, विद्युत। बच्चा कौन सी है? विद्युत, उसका नाम रखा चुका है विद्युत। और ये विद्युत बना कौन चीज है? आवेश से। अब ये चला किधर से? वो तो बच्चा तो रोड पर चला था, ये चला धातु के अंदर से होकर, किसी चालक से होकर, अंदर से, उसके अंदर से होकर जा रहा है। ठीक है, ऐसा सब कुछ देखो। अब इसको चलाने वाला, जैसे इस पर कंट्रोल करने वाला, जैसे बच्चा आप कंट्रोल करेगा कि और मम्मी पापा, अरे उधर मत जाओ, उधर गंदगी है, अरे उधर मत जाओ गिर जाएगा, अरे अच्छा आदमी की संगत में रहो नहीं तो बुरा बन जाएगा। ये कंट्रोल कर रहा है कि नहीं बच्चा पर? बच्चा अगर जन्म लिया, नाम रखाया, चलना शुरू किया, तो उस पर कंट्रोल करने वाला भी तो कोई चाहिए। शिक्षक हुआ, समय से समझाएगा, अरे तुम अच्छा काम नहीं करेगा तो गलत रास्ता पर चल जाएगा, और गलत रास्ता पर गया तो बुरा आदमी बन जाएगा। इसीलिए उस पर कंट्रोल करने वाला इतना आदमी है। यहाँ भी ये जो विद्युत धारा तुम्हारा चला, उस पर कंट्रोल कौन करेगा? स्विच। कैसे कंट्रोल करेगा? जैसे मान लो तुम्हारा मन किया कि सर इस बल्ब को हमको अभी जल रहा है, मन किया ऑफ करने, तो कैसे? ये स्विच क्या करोगे? ऑफ कर दोगे, बंद हो गया। अब तुम्हारा मन कहने सर अंधेरा हो गया, इसको बल्ब को जलाना है, तुम स्विच को कहेंगे अरे ऑन कर दो, तुम स्विच को ऑन कर दिया, बल्ब चमकने लगा, दीप्ति देने लगा। दीप्ति मतलब प्रकाश देने लगा। तो कंट्रोल हुआ कि नहीं इससे? तो की तुम्हारा कंट्रोल कर लिया उस चीज को। अच्छा, यहाँ पर ये जो की है, यहाँ पर तुम एक खास ध्यान दो, ये ऐसे कुछ किया गया है। देखो इसको तुमको दिखा रहे हैं हम, ऐसा, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे रखे हैं। इसका मतलब कौन चीज? इसका मतलब स्विच ऑन है। इसका मतलब ये हुआ स्विच ऑन है। इसका मतलब वह स्विच ऑन है। स्विच ऑन मतलब बल्ब चमकेगा। देखो विद्युत धारा जा रहा है, यहाँ पर विद्युत धारा जा रहा है, देखो देखो यहाँ स्विच ऑन है। ये इस तरह से ब्रैकेट दे के बीच में बिंदु दे दिया, इसका मतलब स्विच ऑन है। अब देखो फिर से पूरे चीज को देखो, हम क्या बोले थे कि तुमको बंद मतलब परिपथ, विद्युत परिपथ किसको कहना है? तो कोई स्रोत होगा, देखो स्रोत यहाँ पर बैटरी है, इसके एक छोर से विद्युत धारा निकलेगा, निकला, गया गया, कहाँ गया? बल्ब में गया, बल्ब से बाद कहाँ गया? एमीटर में गया, एमीटर के बाद कहाँ गया? स्विच में गया, और फिर दूसरे छोर से देखो उसी स्रोत में आ गया। ये कैसा रास्ता है? क्या ये बंद नहीं है? बंद है। इसमें विद्युत धारा कैसे चल रहा है? लगातार चल रहा है। लगातार मतलब सतत। तो किसी विद्युत धारा का सतत मतलब लगातार तथा बंद पथ, दोनों बात बोलना है, सतत तथा बंद पथ ही कौन सी कहलाता है? विद्युत परिपथ। यही तुम्हारा हुआ विद्युत परिपथ। क्या समझ में बात आया? ये देखो विद्युत धारा लगातार चल रहा है, लगातार सतत चल रहा है, और चल रहा है कैसा? बंद पथ है कि नहीं? एकदम बंद पथ है। अब तुम ऐसा भूल गया लिखना, तुम कहा कि विद्युत पथ किसी विद्युत धारा का सतत, अब बंद पथ लिखिए नहीं रहा है। बंद पथ नहीं लिखने का मतलब हुआ कि तुम कहीं समझे, तुम्हारे दिमाग कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि तार कहीं से टूट गया। अगर पथ बंद नहीं हुआ का मतलब होता है फिजिक्स में कि यहाँ पर यो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत धारा में, कि अगर हम तुमसे ये कह रहे हैं कि देखो इसका ये विद्युत परिपथ है और यह पूरी तरह से बंद नहीं है, तुरंत समझ जाना बंद नहीं है, इसका मतलब कहीं न कहीं तार टूटा हुआ है, कहीं न कहीं तार टूटा हुआ है। अच्छा, अगर ये कहीं मान लो यहाँ से तार टूट गया, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, मान लो यहाँ से तार टूट गया, यहाँ तार कट गया, अगर तार कट जाएगा यहाँ पर तो क्या तुमको लगता है ये बल्ब दीप्ति देगा, प्रकाश देगा, चमकेगा? नहीं चमकेगा। तो सिंपल बात है कि अगर अभी से हमको विद्युत परिपथ की परिभाषा देना होगा, बच्चा के लिए तुम कह दिया सर यहाँ से गया वहां, तो बच्चा टेढ़ा मेढ़ा परिपथ पर गया, यहाँ से गया वहां गया, फिर बच्चा को इन्हें कहे कि वहां से यहाँ आएगा तभी उसको कहेंगे बच्चा वाला परिपथ, ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर विद्युत परिपथ की हम बात करेंगे तो इस बात को कहना जरूरी है। क्या कहना जरूरी है? तो इसका परिभाषा तुम दोगे। इसका परिभाषा क्या दोगे? तो यहाँ देखो इसका परिभाषा हूबहू जो एनसीईआरटी में परिभाषा वही दे रहे हैं, क्योंकि क्लास 10 के बच्चों के लिए स्पेशली इस बात का ध्यान रखा जाता है। वो एनसीईआरटी को वर्ड अगर लिखते हैं तो उनके का एग्जामिनेशन में जो कॉपी चेक होता है वो भी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखो अगर हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं तो इसका डिफिनीशन लिख रहे हैं किसका? विद्युत, बोलो बोलो, विद्युत परिपथ का। तो विद्युत परिपथ की परिभाषा में यहाँ पर देखो कह रहा है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो विद्युत परिपथ का जो हम आंसर लिखेंगे पहला,
तो तुम अब जान गए हो, आंसर यह है कि किसी विद्युत धारा का सतत, सतत सतत का मतलब लगातार, लगातार तथा बंद पथ ही विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ कहलाता है। देख लो लिखा हुआ है, अच्छा से इस बात को समझो। क्या लिखा हुआ है देखो, किसी विद्युत धारा का सतत तथा बंद पथ ही विद्युत परिपथ कहलाता है। मतलब अगर तुम पथ कहते हो तो उसमें अभी बता दिखाए थे पिक्चर, कौन सा पिक्चर दिखाए थे, ये देखो, ये देखो बैटरी, इस स्रोत कहलाया। यहां से स्रोत के धनात्मक छोर से विद्युत धारा निकलेगा। देखो धनात्मक वाला छोर से निकल रहा है, निकला कहाँ गया, बल्ब में। बल्ब के बाद कहाँ गया, एमीटर में। एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को नापेगा। और फिर एमीटर का दूसरा छोर कहाँ पे आ रहा है, इससे जुड़ा हुआ है, जो दूसरे छोर से जो तार आ रहा है कहाँ जुड़ा हुआ है, कुंजी से, की से। इसी को स्विच भी कहते हैं। और स्विच कैसा है, बंद है। कैसे पता चल रहा है, ब्रैकेट छोटका दे के बीच में बिंदु दिल है, इसका मतलब स्विच ऑन है। स्विच ऑन है तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अब स्विच के दूसरे छोर से जो तार गया वो फिर बैटरी से जुड़ा हुआ, मतलब इस स्रोत से विद्युत धारा गया और वापस इसी स्रोत में आ गया। तो ये जो बना ये कैसा रास्ता है, बंद है, इसीलिए बंद पथ बोले। और विद्युत धारा क्या लगातार जा रहा है, एकदम जा रहा है। तो मतलब ये जो बंद पथ जिससे होकर विद्युत धारा लगातार जाता है, लगातार सतत जाते रहता है, उस पथ को ही हम कहते हैं विद्युत परिपथ। समझ में आ गया। चलो अब जो हमको समझना ये है कि इसका डिफिनीशन हम समझ गए, विद्युत परिपथ का, विद्युत परिपथ का हम डिफिनीशन समझ गए। अब देखो विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा कह रहा है, तो हम ये नहीं करेंगे, अभी क्वेश्चन बता रहे तुमको विद्युत परिपथ, तुमको विद्युत का जन्म कैसे हुआ ये पता चल गया, विद्युत किस चीज से बना है ये पता चल गया, और विद्युत कैसे चलेगा, तो बंद किस पर, बंद रास्ता होना चाहिए और लगातार विद्युत धारा का प्रवाह होना चाहिए, तब वैसा रास्ता, बंद रास्ता को ही हम विद्युत परिपथ कहेंगे। तुमको विद्युत परिपथ का भी पता चल गया। अब विद्युत का निर्माण किस चीज से बना है, किस रास्ता पर चल रहा है, ये भी तुमको पता चल गया। उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, उस पर नियंत्रण कौन रख रहा है, स्विच। यहाँ स्विच जो हमारे जो पिक्चर था उसमें कौन इस पर कंट्रोल रख रहा है, स्विच। स्विच ऑन है तो विद्युत धारा जाएगा, स्विच ऑफ है तो विद्युत धारा नहीं जाएगा। कंट्रोल किया कि नहीं किया, ये भी लगा दिए। अब देखो, अब जो यहाँ पर बात आया कि विद्युत धारा, अब ध्यान दो, विद्युत भी हुआ उसका प्रवाह भी हुआ। तो जब विद्युत प्रवाह, हम कहते हैं विद्युत प्रवाहित हो रहा है, इससे क्या मतलब, आवेश प्रवाहित हो रहा है। विद्युत प्रवाहित हो रहा है मतलब क्या, आवेश प्रवाहित हो रहा है। जैसे मान लो नदी में, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि नदी में जैसे मान लो जल एक निश्चित दिशा में जा रहा है, उसको कहते हैं जल धारा। छत पर खड़ा है, वातावरण में खूब अच्छा हवा चल रहा है, हमको पता चल रहा है हवा एक निश्चित दिशा में इधर से उधर जा रहा है, कहे ये वायु धारा है। तो जल जब नदी में एक दिशा दूसरी दिशा जा रहा है, जल धारा, वायु वातावरण में एक दिशा से दूसरी दिशा जा रहा है तो वायु धारा। तो उसी प्रकार अब यहाँ जल और वायु के सिवा यहाँ पर कौन चलने वाला है, आवेश। आवेश, आवेश का प्रवाह, मतलब जब विद्युत का प्रवाह होगा उसको हम कहेंगे विद्युत धारा। जब आवेश का प्रवाह होगा उसको हम क्या कहेंगे, बोलो, विद्युत धारा। मतलब अगर तुमको हम कहते हैं कि विद्युत धारा, अगर इससे तुम क्या समझा, तो तुम कहेगा सर वायु धारा मतलब वायु प्रवाह, सर जल धारा मतलब जल का प्रवाह, सर विद्युत धारा मतलब निश्चित रूप से विद्युत का प्रवाह होगा। हम कहेंगे विद्युत का प्रवाह मतलब कौन चीज, तुम कहेगा विद्युत प्रवाह मतलब सर विद्युत मतलब तो आप बताए थे आवेश, इसका मतलब आवेश का प्रवाह होगा। हम कहेंगे वाह तुम तो समझ गया, कि आवेश के प्रवाह को ही हम कौन चीज कहेंगे, विद्युत धारा। मतलब विद्युत धारा के लिए दो चीज होना जरूरी है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। विद्युत धारा के लिए दो चीज होना चाहिए, पहले तो आवेश होना चाहिए, और दूसरी बात वो आवेश रुका हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें प्रवाह होना चाहिए, और वो भी प्रवाह एक निश्चित दिशा में होना चाहिए, तब जाके वो मेरा विद्युत धारा हो। क्या बात समझ में आया? तो यहाँ पर जो विद्युत का प्रवाह होगा मतलब आवेश का प्रवाह होगा, और आवेश एक जगह दूसरी जगह समय तो लगेगा, कुछ समय लगेगा कि नहीं,
कि हम मान लो यहाँ से वहां तक आवेश गया तो हम देखे घड़ी में अच्छा इतना बजा, तो ये आवेश यहाँ से वहां तक जाने में कितना समय लिया। मान लो कि आवेश, यहाँ देखो, आवेश एक जगह से दूसरी जगह गया तो कितना समय लिया। हम मान लो कि यहाँ पर तुमसे ये कह रहे हैं कि आवेश मान लो यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक आवेश गया। मान लो अभी तुमको आवेश का के बारे में नहीं मालूम है, अभी हम कोई उसका मात्रक नहीं लिख रहे हैं। मान लो तुमको कहे 2 3 4 5 इसी तरह से बोल रहे हैं, कोई उसमें मात्रक हम नहीं लगा रहे। मात्रक मतलब जैसे तुम गया कहीं आलू लेने के लिए, बोला आलू 10 किलोग्राम दीजिए, तो 10 हुआ उसका अंक हुआ, और ये जो किलोग्राम हुआ वो मात्रक हुआ, वो बताया तुमको कि कितना आलू होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर आवेश अगर हम बोले तो कितना आवेश, इस पर मत जाओ। अभी अभी तुम ये समझो कि अच्छा दू गया, सीधे दू ऐसे ही समझो, दू आवेश यहाँ से यहाँ दू गया आवेश, और यहाँ से यहाँ जाने में समय तो लगेगा। मान लो समय लगा उसको 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो हम कहेंगे आवेश बटे वो जो समय 1 सेकेंड लगा, वो इसी को कहेंगे हम विद्युत धारा, और इसको कैपिटल आई से दिखाएंगे। मतलब विद्युत धारा मतलब क्या हुआ, ऊपर आवेश रहेगा और नीचे आवेश का प्रवाह होने में जो समय लगा वो समय रहेगा। ध्यान से सुनो, विद्युत धारा का मतलब होगा ऊपर आवेश रहेगा और उसके नीचे आवेश के प्रवाह में जितना समय लगा वो रहेगा। मतलब अगर तुमसे ये कहा जाए कि विद्युत धारा को परिभाषित करो, तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे प्रति एकांक समय में किसी दिए गए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर जितने आवेश का प्रवाह हो रहा है वही कहलाता है विद्युत धारा। अब तुमको ऐसा लगेगा कि सर ये आप क्या बोल रहे हैं, हमको इस समझ में नहीं आ रहा है, हमको ये बात समझे में नहीं आ रहा सर, कि आप बोल रहे हैं कि किसी मतलब किसी चालक है, उसके दिए गए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, ये लंबा चौड़ा ये कि किसी दिए गए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले, इसको से किसी दिए गए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। ये वो परिभाषा हुआ। इसी को तुम अगर शॉर्ट में देख अगर परिभाषा लिखना चाहते हो, नहीं सर ये किसी दिए गए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। सर ये बड़ा लंबा चौड़ा है, तो शॉर्ट कर दीजिए। तो शॉर्ट अगर कहोगे रटने के लिए है यही बात। देखो आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। देखो लिख दिए, आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। शॉर्ट में हो गया। किसी दिए गए, ये थोड़ा इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं तो बाद में तुम्ही को दिक्कत होगा कि सर ये क्या लिख दिए हैं। किसी दिए गए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। देख लो, और यह परिभाषा देख लो। इसका मतलब क्या, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये सबसे शानदार चीज है, क्योंकि अगर ये समझे रहोगे तुमको क्लास 12 में भी समझने में आसानी होगा। होता क्या है, तुम कहोगे कि सर ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, मतलब दिए गए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आपका क्या मतलब है।
आपका क्या मतलब? तो जरा समझो, जैसे तुमको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, हम कहे विद्युत धारा ऐसे जा रहा है बोर्ड पर लंबवत, तो तुमको ये समझ, तो कहेंगे बताओ इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कौन हुआ? तो चूंकि इस सतह पर लंबवत है, तो ये जो स्क्रीन तुमको दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीन, ये हुआ इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे यहां थे, ऐसे गया विद्युत धारा, इस पर देखो लंबवत है कि नहीं, लंबवत है, ये लंबवत है, ये वाला जो तुमको पार्ट दिख रहा है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हुआ। अभी हम विद्युत धारा को ऐसे दिए, ध्यान दो ऐसे, इस बार देखो इस तरह से दे रहे हैं, तो इस बार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ई नहीं होगा, बल्कि ये वाला पार्ट होगा, इधर वाला पार्ट होगा, ये वाला देखो ऐसे दिए तो ये वाला पार्ट, इसको तुम समझ सकते हो। मोबाइल अगर तुम्हारे पास रहता तो, लेकिन फिलहाल इसको बताया जाए कैसे। जैसे तुम सिंपल एक अपने मन में जिस रूम में तुम बैठे हुए हो उस रूम को सोच लो, एक छत, नीचे आए बाएं दाएं जो भी है तुम्हारा दीवार है, तुम क्या करो पेन को किसी एक दीवार पर लंबवत रख दो, तो वो जो लंबवत रखे वो पूरा दीवार जो हुआ वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हुआ उस पेन के लिए। मतलब ये पेन तुम रखे हो तो पेन बता रहा है कि विद्युत धारा की दिशा इस तरफ है। अगर दीवार इधर है, तुम इधर पेन रख दिए, तो अगली बार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हो गया, जिस पर तुम पेन रखे हो इस बार वो वाला हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या समझ में बात आ रहा है? तो इसका मतलब यह है कि किसी जैसे मान लो तार हुआ, ई तार हुआ, तो अभी विद्युत धारा इधर से गया ऐसे, देखो ऐसे जा रहा है, ध्यान दो यहाँ ऐसे जा रहा है, तो जब विद्युत धारा ऐसे जा रहा है तुम्हारा, तो इसका मतलब कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कौन होगा? इधर से प्रवेश कर रहा है तो इसमें प्रवेश कर रहा है ना, तो ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला इधर से विद्युत धारा गया है, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हुआ। अभी इधर से जाएगा तो ये वाला पार्ट, ये जो तुमको दिख रहा है इस तरह का वक्र सतह, ये हुआ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर ऐसे जाता है तो, ऐसे जाता है तो ये हुआ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला इस बात के लिए है। तो मतलब किसी दिए गए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में जितना आवेश का प्रवाह होगा वही होगा विद्युत धारा। दूसरी बात, करा आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों की प्रवाह की दर का मतलब, दर जहां रहेगा, हमारे क्लास में दर जहां पर रहेगा वहां तुम सीधा कहना टी, समय। और किसका दर है? दर किसका है? आवेशों के प्रवाह की। अरे दर किसका है? आवेशों के प्रवाह की, आवेशों के प्रवाह की दर है, तो जिसका दर है वो ऊपर रहेगा आवेश। फिर से सुनो, आवेशों के प्रवाह की दर, दर है, दर का मतलब बटा में समय, यहां पर बटा किए, नीचे समय, समय को टी से लिखे टाइम। और किसका दर ले रहे हैं? आवेश का प्रवाह है, आवेश है तो ऊपर आवेश होगा सॉरी, आवेश को हम यहां पर कैपिटल क्यू से दिखाएं, तो मतलब ये क्यू बाई टी जो होगा इसी को हम कहेंगे विद्युत धारा। मतलब विद्युत धारा, ये जो कैपिटल आई है ये विद्युत धारा हुआ तुम्हारा, मतलब ये जो कैपिटल आई है ये विद्युत धारा हुआ, ये हुआ तुम्हारा विद्युत धारा। ये तुम्हारा, ये जो क्यू देख रहे हो ये हुआ तुम्हारा आवेश, और ये जो टी देख रहे हो ये हुआ तुम्हारा समय। तो निश्चित रूप से आवेश और आवेशों को प्रवाह करने में, प्रवाहित होने में जितना समय लगा उस दोनों के अनुपात को ही हम विद्युत धारा कहेंगे। ऐसा भी कर सकते हो कि सर ऊपर आवेश है नीचे समय है, तो आवेश और समय के अनुपात को हम कह दिए विद्युत धारा। तो भाई ये समय क्या है? ये समय वो समय है जितना समय में आवेश का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है। तो तुमको क्या पता चला कि सर I बराबर क्यू बाई टी, आवेशों के प्रवाह की दर बोला, बटा देके नीचे समय, और किसका दर है? आवेश का, प्रवाह का, तो ऊपर आवेश तो आवेश हो गया और नीचे समय हो गया, और इस दोनों के अनुपात को यहां पर हम कह दिए विद्युत धारा। अब देखो जो हम समझाने जा रहे हैं उसको गौर से समझना कि सर आप तो ये बात लिखे हैं कि आई बराबर, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा ताकि विजुअल हो ठीक से।
यहाँ देखो, तुमको हम ये अभी लिखे फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला बन गया, लेकिन तुमको परिभाषा के साथ वो बात याद रखना है कि सर अभी आप हमको पढ़ा चुके हैं I बराबर Q/T। क्यू से मतलब है सर आवेशों की प्रवाह, आवेशों का प्रवाह बटे आवेशों को प्रवाहित होने में लगा समय। और फरिया के लिख दिए ताकि जब भी तुम इस वीडियो को देखो तो तुमको स्पष्ट पता चले कि Q/T का मतलब क्या होता है। Q आवेशों का प्रवाह और यहाँ आवेशों को प्रवाहित होने में लगा समय। आवेशों का प्रवाह मतलब, आवेशों मतलब कुल आवेश, कुल आवेशों का प्रवाह, सिंपल सा मतलब। आवेशों का प्रवाह मतलब जितना भी आवेश है कुल आवेश से। अब ध्यान दो, अब जो हम बोलने जा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना। यहां से एक दो क्वेश्चन यहां से उठता है। क्या क्वेश्चन उठता है कि ये जो आवेश है और ये जो समय है, इसका SI मात्रक क्या है। SI मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम वाला मात्रक क्या है। तो मतलब इसका मतलब भी हम बताते हैं कि आवेश का मतलब क्या है। आवेश को किस चीज में नापेंगे। जैसे मान लो तुमको हम बोले 1 दर्जन केला, तुम्हारे दिमाग में क्या समझ में आया कि 13 गो केला कि 12 गो। 12 गो। 1 दर्जन केला मतलब 12 केला, समझ में आ गया। तुमको हम इतने बोले 12 केला ला, तुमको हम बोले 1 दर्जन, तुम समझ गया अच्छा सर 1 दर्जन में इतना होता है, 1 दर्जन में इतना केला होता है, तुमको समझ में आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर जो Q है इसका SI मात्रक होता है कूलम्ब। ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। Q का SI मात्रक कूलम्ब और T टाइम का, समय का SI मात्रक जो होता है वो होता है सेकेंड। समय का क्या होता है, सेकेंड। तो सेकेंड को हम S से लिख रहे हैं, सेकेंड को हम किससे लिख रहे हैं, S से। ध्यान देना, सेकेंड को हम S से लिख रहे हैं। तो ये I जो है, ये I का जो SI मात्रक हुआ वो हुआ कूलम्ब बटे सेकेंड। और कूलम्ब बटे सेकेंड को ही देखो क्या लिख रहे हैं, यो याद रखना पड़ेगा। खाली ये नहीं कि ये कूलम्ब बटे सेकेंड को ही हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर। कूलम्ब बटे सेकेंड को ही हम एम्पियर कहते हैं, एम्पियर। कूलम्ब बटे सेकेंड को ही हम एम्पियर कहते हैं और इसको हम कैपिटल लेटर A से दिखाते हैं, जो कि हम यहाँ पे दिखाएं, देख लो यहाँ पे दिखाए हुए। मतलब यह कि जो आवेश को हम SI मात्रक में किस चीज से नापेंगे, कूलम्ब से। अब कूलम्ब से नापेंगे, तुमको बोलेंगे अरे आवेश का SI मात्रक कूलम्ब हुआ, तुम कहोगे सर कूलम्ब तो ठीक है, ये है कौन चीज। जैसे मान लो छोटा बच्चा, उसको हम कहेंगे 1 दर्जन केला लाओ, एकदम छोटा बच्चा, 1 दर्जन ये है कौन चीज, 1 दर्जन। तो उसको बताएंगे देखो 1 गो 2 गो 3 गो ऐसे ऐसे करके 12 तक ले जाएंगे, कहेंगे 1 दर्जन केला मतलब 12 केला। तो कहेगा अच्छा समझ गया। अब आगे से बच्चा कहेंगे जाओ 1 दर्जन केला लाओ, तुरंत जाएगा 12 गो लेकर ठक चलेगा। कोई देगा 11 गो, नहीं 1 दर्जन बोले हैं, 12 गो चाहिए। ये उसी प्रकार यहाँ भी है कि अगर कूलम्ब है तो एक कूलम्ब अगर बोला जाता है तो एक कूलम्ब से क्या समझेंगे, एक कूलम्ब से हम क्या समझेंगे, मतलब एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश शामिल होगा। सुनना अच्छा से, एक कूलम्ब जो होगा, एक कूलम्ब होगा, जब भी एक कूलम्ब अगर होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा वो 6 × 10⁻18 होगा। एक कूलम्ब में ध्यान देना, कूलम्ब कौन सी है, आवेश है, बायां साइड। ई कौन सी है, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला बात ये हुआ, समझ में आ गया। अब इतना इलेक्ट्रॉन होगा, इतना इस पर इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे तुमसे हम बोले 1 दर्जन में कितना केला, तुम बोला 12। उसी प्रकार बोलेंगे एक कूलम्ब अगर तुमको हम बोल रहे हैं तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 दर्जन। अब मान लो केला नहीं लगाए, सीधे बोले 1 दर्जन ले आओ, तुम कहेगा 1 दर्जन ले आओ, कौन सी ले 1 दर्जन, कहेंगे केला लाया। उसी प्रकार यहाँ पर बोले 1 कूलम्ब, तो 1 कूलम्ब बोले तो 1 कूलम्ब में आया इतना। ये जो तुमको दिख रहा है यहाँ से, ये हुआ नंबर,
कि इतना, एक दर्जन मतलब 12, तो एक कूलम मतलब इसमें इतना, कौन चीज, इलेक्ट्रॉन। एक कूलम मतलब कि 6 इंटू 10 टू दावर 18, 6 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा एक कूलम में। एकदम ये सत्य है। तो फिर क्या, तो सर इसका मतलब क्या करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पर तुमको अगर पता नहीं हो, ऐसे तुम पढ़ा होगा लेकिन फिर भी अगर नहीं मालूम हो, तो एक इलेक्ट्रॉन, यहां देखो 6 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, बताओ, तुमको तो ये मालूम होगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो ये आवेश होता है, इस पर जो आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, ध्यान देना, वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 कूलम। माइनस का, हम आवेश का परिमाण अगर ले लेते हैं, ध्यान से सुनना, कि अगर हम तुमसे ये कह रहे हैं कि आवेश बराबर माइनस 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 कूलम, कहने का मतलब यह है कि एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान से सुनो, इतना इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 कूलम, इतना आवेश होता है। तो हम तुमसे बोलेंगे एक कूलम पर कितना आवेश, तो तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे 6 इंटू 10 टू दावर 18 गुने एक इलेक्ट्रॉन पर इतना, तो इतना इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। अच्छा एक बात देखो, अगर तुमको यहाँ पर आवेश बोले कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, तो तुम बोलेगा माइनस 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 कूलम, मतलब माइनस 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश तुमको ये बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमसे हम ये बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण बोलो, ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बोलो माइनस 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 कूलम, माइनस 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन अगर हम तुमसे ये बोले कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण बोलो, परिमाण शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वहां पर माइनस नहीं होगा, परिमाण का मतलब ये होता है हमेशा प्लस। फिजिक्स में परिमाण का मतलब हमेशा प्लस, जहां भी परिमाण आया समझ लेना माइनस होगा, तो माइनस साइन को हमको, चिन्ह को, माइनस चिन्ह को हमको त्यागना पड़ेगा। यहां पर अगर तुमको हम बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण कितना, तो तुम क्या कहोगे, सर ये माइनस को हटा दीजिए। तो लो हम इस माइनस को यहां पर हटा देते हैं, इस माइनस को हम यहां से हटा देते हैं, ध्यान देना, इस माइनस को यहां पर हम हटा दिए। ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, लो लिख भी देते हैं ताकि कंफ्यूजन हो, आवेश का परिमाण हुआ, आवेश का परिमाण हुआ कितना, तो 1.6 गुने 10 पावर माइनस 19 कूलम आवेश का परिमाण है। लेकिन अगर कोई बोले इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताओ, तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम बोलना है। लेकिन बोला, जैसे हम यहाँ पर बोले तुमसे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण बोलो जी, तो वहां माइनस नहीं बोलना है, वहां माइनस को त्याग देना है, बाकी बोल देना है। तो ध्यान से सुनो, एक कूलम में कितना बोलेगा, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो बोलेंगे एक कूलम में 6 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये तो इलेक्ट्रॉन पता चला। अब कहेगा एक कूलम बराबर कितना आवेश, आवेश का कितना मान, तो देखो एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण इतना होता है कि नहीं, इतना परिमाण 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 कूलम। तो हम तुमसे बोले बताओ एक कूलम पर कितना आवेश का परिमाण, एक कूलम में कितना आवेश का परिमाण, ध्यान से सुनो, आवेश का परिमाण बोल रहे हैं, आवेश का परिमाण बोल रहे हैं। तो हम जानते हैं चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण इतना होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन पर, इतना मतलब 6 गुने 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, तो सीधे इसको इससे गुना कर देंगे, गुना कर दो 1.6, ये कौन सी आएगा 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको गुना करेगा, गुना उना करके जो आंसर आएगा यहां पर लिख के इस बगल में कूलम लिख देगा, ये करोगे तो मतलब एक कूलम बराबर ये हो गया। अभी तुम इसको गुना करो, तुमको अपने सब आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन बोलेगा, तो हम बोलेंगे एक कूलम में 6 गुने 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आवेश का परिमाण 1.6 गुने 10 पावर माइनस 19,
तो टोटल आवेश 1 कूलम में कितना हुआ, इसको इससे गुना कर दिए, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 पावर -19 कूलम आवेश, तो 6 गुने 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर कितना, इसको गुना कर दिए, जो आया वही मेरा 1 कूलम बराबर उतना आवेश हो गया। सिंपल सी बात है, बस इसमें यह कहानी खत्म हुआ यहाँ पर। अब जो अगला तुमको ये जानना है कि सर आप बोले यहाँ पर कि आई बराबर कूलम बटे सेकेंड, समय का एसआई मात्रक होता है, समय को एसआई में नापते हैं सेकेंड में, एकदम तय है। और आवेश को कहेगा कि एसआई मात्रक बताओ, आवेश को किस में नापेंगे, एसआई मात्रक जब हम बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति वाले मात्रक में जब हम प्रयोग करेंगे तो उसमें कहेंगे आवेश का मात्रक बोलो, बगल में लिखेगा आवेश का एसआई मात्रक बोलो। और अगर एसआई नहीं भी लिखता है तो अगर कुछ नहीं दिया है तो तुमको हमेशा एसआई मात्रक ही लिखना है। तो तुम कहोगे यहां से आवेश का एसआई मात्रक कूलम हुआ, ये कूलम किसका मात्रक है, आवेश का, और ये सेकेंड किसका है, समय का। तो ये कौन सी मिला तुमको, ये आई जो है इसका मात्रक कौन सी में मिलेगा, एम्पियर में। ध्यान से सुनो, आई क्यू बाई टी, इसको अच्छा से लिख लो इसे ताकि तुमको लगे। देखो ध्यान से कैसे लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, आई बताओ एक कौन सी है, एसआई मात्रक। कोई बोलेगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक कौन सी, बोलना एम्पियर, और एम्पियर को लिखते हैं कैपिटल ए से। ये हुआ विद्युत धारा का एसआई मात्रक बराबर। अब आई बराबर फार्मूला पढ़ा है तुमको, क्यू बटा टी। तुम कहेगा ठीक है, बोलेंगे बताओ जी क्यू का एसआई मात्रक, तुम कहोगे सर क्यू को सी लिख देंगे ब्रैकेट में, क्यू का एसआई मात्रक कूलम। कूलम वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक थे, उनके बारे में भी तुम जानोगे जब क्लास 12 में जाओगे तो उनके बारे में बहुत कुछ जानोगे, बहुत कुछ। तो ये जानो कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम होगा, और उन्हीं वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया कूलम, और कूलम सी से शुरू होता है इसलिए आवेश का यहाँ सी लिखे, बगल में एसआई मात्रक सी हो गया। समय का एसआई मात्रक सेकेंड लिख दिए। मतलब क्या हुआ यहां से, ध्यान से सुनो, कि ये जो तुमको दिख रहा है कूलम बटे सेकेंड, इसी को कहते हैं एम्पियर। कूलम बटे सेकेंड को क्या कहते हैं, एम्पियर। अब देखो तुमसे सवाल करता है, क्या सवाल आएगा सो सुनना, एनसीईआरटी में भी है, क्या सवाल आएगा सो सुनना। सवाल ये रहेगा कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है, या अगर एसआई नहीं प्रयोग किया, बोला मात्रक, विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। ध्यान से सुनना, विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो तुम्हारे मन में क्या आया, तो विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है। अब कह रहा उसको परिभाषित कीजिए, इसका मतलब वह तुमसे यह कह रहा है कि 1 एम्पियर किसको कहते हैं, 1 एम्पियर किसको कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ, अगर तुमसे यह कह रहा है कि विद्युत धारा के मात्रक, या ये भी कहेगा, या देखो सवाल को अच्छा से देखो, विद्युत धारा के मात्रक, हम जान के एसआई नहीं लिख रहे हैं, मात्रक को परिभाषित करें, परिभाषित करें। ये दोनों सवाल जो है एक के है, ये दोनों सवाल एक के है। कभी बोलेगा 1 एम्पियर किसको कहते हैं, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, कभी तुमको कहेगा विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित करें। तो क्या तुमको नहीं लग रहा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, और ई बराबर किसके है, कूलम बटे सेकेंड के, कूलम बटे सेकेंड के। मतलब अगर इसका परिभाषा देना होगा 1 एम्पियर, तुम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, एक वो शुरू में जोड़ देना, किसी दिए गए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में जब 1 कूलम का आवेश प्रवाहित होगा उसको हम 1 एम्पियर कहेंगे। अरे कुछ है यहाँ देखो ना, किसी दिए गए, जैसे मान लो इस तरह का हुआ, इधर से विद्युत धारा आया, ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ई वाला हुआ, ई वाला, ई दिए गए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर विद्युत धारा जा रहा है, जैसे विद्युत धारा जा रहा है इधर, तो ये दिए गए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल आयताकार है तो आयताकार, वर्गाकार है तो वर्गाकार, गोलाकार है तो गोलाकार, मतलब वृत्ताकार है तो वृत्ताकार, इस टाइप की बात है। यहां से विद्युत धारा जा रहा है तो किसी दिए गए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर, अब तुमको इधर 1 एम्पियर लाना है, इसको भी कर दो 1, इसको भी कर दो 1। जनरली क्या होता है,
देखना यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, 1 एम्पियर बराबर क्या 1 कूलम्ब बटे 1 सेकंड, नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। कोई कहेगा सर 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटा 1 सेकंड लिखे। मेरा दोस्त कह रहा है कि ना सर ऐसा लिख दो 10 कूलम्ब बटे 10 सेकंड। हम कहेंगे बहुत बढ़िया। फिर आया सर मेरा एक भाई है वो बोला था नहीं सर इसको 100 कूलम्ब यहाँ 100 सेकंड कर दीजिए। हम कहेंगे लो कर दिए। फिर आया उधर से कुछ दिन बाद, सर हम सोच रहे थे कि हम बोले 10, मेरा भाई बोला 100, सर 1000 ले लीजिए। फिर मेरा मन वही कह रहा है। हम कहेंगे ले लो 1000 कूलम्ब अब बटे 1000 सेकंड, कहे कि एक लाना है ना, अरे कट के एक आना चाहिए, कहे कि बायां साइड 1 है और वो बराबर है दाहिना साइड का, तो बायां साइड अगर 1 आया है तो इधर तो कट के 1 आना चाहिए। तुम कहा हाँ, इसीलिए 10 तो 10, 100 तो 100, 1000 तो 1000। अभी काटो, सब 1 हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हुआ। तो फिर तुम कहोगे सर एक ही क्यों परिभाषा में लेते हैं, अरे सबसे आसान करने के लिए। अब 1 लाख 2 लाख 2 करोड़ भरते रहेंगे कॉपी काहे के लिए, सीधे हम ऐसा कर लिए कि यहाँ पर बात जब एक हो रहा है कट के एक ही आना है उसको, तो फिर कहे हम इसको सबसे सिंपल 1 मान ले, इसीलिए इसको भी 1 इसको भी 1 लिख दिए। और तब यहां से परिभाषा आया 1 एम्पियर का। क्या परिभाषा आया, देखो यहाँ परिभाषा ये आया कि किसी, ध्यान से देखो, किसी दिए गए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर 1 सेकेंड में, या प्रति सेकेंड लिख दो, प्रति सेकेंड लिख दो, कैसे इसको डिलीट कर देते हैं यहां से। देखो क्या लिखे, किसी दिए गए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर प्रति सेकेंड 1 कूलम्ब आवेश का प्रवाह हो, प्रवाह हो मतलब जाए, प्रवाह हो मतलब जाए हो, तो उसे हम 1 एम्पियर कहेंगे, उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। देखो किसी दिए गए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर प्रति सेकेंड 1 कूलम्ब आवेश का प्रवाह हो तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। मतलब ई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ई देखो, और 1 सेकेंड घड़ी में देख लिए, और उस 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश का प्रवाह होना जरूरी है। अगर 1 कूलम्ब आवेश इस पूरे से होकर गुजर जाए, ऐसे 1 कूलम्ब आवेश गया इससे होकर, और घड़ी में देखे 1 सेकेंड हुआ तो प्रति सेकेंड हो गया, प्रति सेकेंड 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में जितना इससे 1 कूलम्ब आवेश गया, जितना मतलब 1 कूलम्ब आवेश ही जाना जरूरी है, 1 ही कूलम्ब, तो 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम्ब आवेश इस अनुप्रस्थ काट वाला ये क्षेत्रफल जो तुमको हाथ वाला दिख रहा है इससे होकर गुजर गया, उसी को 1 एम्पियर कहेंगे। तो ये सवाल आता है कि विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित करें तो ऐसे करेंगे, एकदम ध्यान रखना, ऐसे ही करना ही है, ऐसे ही करना है। ये भी कारण बता दिए कि क्यों 1 कूलम्ब लेते हैं, क्यों यहाँ 1 सेकंड लेते हैं, 10, 100, 1000 क्यों नहीं लेते हैं, समझ मारा बात, समझे? क्योंकि 1 एम्पियर लाना है तो सेम ऊपर रहेगा तो कट जाएगा। तो जो उस तरह से बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन हम सबसे सिंपल आसान लिए, जब वही बात होबे करेगा तो सबसे आसान ले लेते हैं, आसान 1 रख दिए, और हम कह दिए कि एगो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल होगा, इधर से होकर, जैसे मान लो तार लिए, बाजार से खरीद के लाए, तार ही मोटा है, अब इससे इधर से विद्युत धारा गया, विद्युत धारा गया तो विद्युत धारा मतलब कौन चीज, बताए थे आवेश का प्रवाह होगा, तुम देख लिया आवेश का प्रवाह, कैलकुलेट कर लिया आवेश का, मान लो तुम्हारे पास कोई यंत्र है, जादू वाला यंत्र है कि यहाँ लगाए पता चल गया अच्छा इतना आवेश गया, तुमको उसमें लिखा हुआ गया 1 कूलम्ब, और घड़ी में तुम देखा समय संजोग से 1 सेकेंड आ गया, तो तुम देखा अच्छा 1 सेकेंड में इतना 1 कूलम्ब आवेश निकल गया, यही तो हुआ 1 एम्पियर, बस वही हम लिखे। क्या क्लियर है? बस ये बात हुआ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे ये तुमको समझ में आ गया। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो ये है कि अब देखो तुम क्या समझा, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है समझ चुका है। विद्युत धारा के, देखो विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा, ई ने बोला ऐसा ही मात्रक बोला, इसलिए परिभाषा दे दी अभी तुरंत।
तीसरा क्वेश्चन देखो, एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। मतलब एक कूलम आवेश की रचना करने में कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा। एक कूलम आवेश की रचना करने में कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा। मतलब एक दर्जन केला बनाने के लिए क्या गो केला चाहिए, बात ही पूछ रहा है। जरा देखो इसको, यहां ध्यान से देखो कि एक कूलम आवेश की रचना के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां से कि सबसे पहले एक कूलम आवेश के लिए तो ध्यान देने की बात है, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हिंदी में लिख देते हैं, पहले इंग्लिश में चलेगा, इतना इंग्लिश तो करिए लेगा इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहाँ ध्यान देना, अभी सी वाला इलेक्ट्रॉन है। अब सुनो, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन है, इस चीज का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, कैसे गणना करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना, ये एक तुमको ऐसे तो ये 12th क्लास में है, लेकिन अगर हम तुमको इसको बताना चाह रहे हैं, जैसे तुमको हम कहेंगे कि बताओ एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, तुम क्या कहोगे, इसको समझने के लिए। अभी इसको भूल जाओ, ये जो बता रहे उसको देखो, इसको पीला कलर से करते हैं ताकि पीयर का कलर पर ही ध्यान तुम्हारा रहेगा। देखो यहां तुमको बोले एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, तुम क्या करोगे सर, एक गुने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यहां माइनस लिख दिया, कर दिया थी। तुमको कहेंगे दो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, तुम कहोगे सर सिंपल है, सर सिंपल है, ये तो यहाँ 2 लिखिए और गुने -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दीजिए सर। क्यों, 2 है और एक इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 2 पर कितना होगा, 2 गुने इतना। ध्यान देना, हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण नहीं बोल रहे हैं। अगर परिमाण बोलेंगे तो माइनस गायब कर देंगे, सिर्फ ये वैल्यू लिखेंगे, मान लिखेंगे, ठीक है। अब देखो अगर कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना, तुम कहेगा सर 3 गुने -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम कर दीजिए सर। तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो कि ये क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन पर, ये कुल आवेश तुमसे पूछ रहे हैं, कुल आवेश किसी भी पिंड पर अगर तुमको हम कहे उस पर आवेश है 3 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब तुम क्या समझा कि सर 3 गुने -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, बोलेगा, बोलेगा कि नहीं, एकदम से। तुमको बोले 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या समझा कि 2 इलेक्ट्रॉन है क्या, ये वास्तव में 2 इलेक्ट्रॉन आवेश है, कहां पर, किसी पिंड पर है। तो अगर तुमको कहा जाए किसी पिंड पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसका मतलब हुआ कि 2 गुने -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको -1.6 के 2 से गुना कर दो, 16 दूनी 32, 3.2, तो -3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम आवेश है किसी पिंड पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तुमको 2e 1e 3e है, ये क्या है, कुल आवेश है। कहां पर कुल आवेश है, कहां पर है, किसी पिंड पर है। अब फिर देखो अगर लिखे किसी पिंड पर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 4 गुने -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। तुम फिर यहां देखो, अच्छा ई देखो सब में कॉमन है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन तो एक, 2 इलेक्ट्रॉन 2, 3 इलेक्ट्रॉन 3, और ये जो ई है इस ई का मान बगल में हरदम आएगा, क्या कि बगल में गुणों में ई है, समझा। तो अब अगर तुमको हम बोलेंगे कि ठीक है इतना, अगर कहेंगे किसी बॉडी किसी पिंड पर n e इलेक्ट्रॉन है, देखो एक इलेक्ट्रॉन तो 1 गुने -1.6, इसको माइनस यहीं पर कर देते हैं माइनस, और ये माइनस हम हटा देते हैं इसलिए ताकि तुमको ऐसा नहीं लगे कि कुछ डिफरेंट है। यहाँ देखो, यहाँ पर एक, ध्यान दो एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ लिखाया, इलेक्ट्रॉन का मान -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। देखो यहाँ पर सेम है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 गुने माइनस ई का मान, ई का जो ई पर जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, हम अभी परिमाण नहीं बोल रहे हैं, आवेश बोल रहे हैं, इसलिए माइनस भी लेंगे, माइनस इतना लिए। 3 इलेक्ट्रॉन 3 गुने इतना, 4 इलेक्ट्रॉन 4 गुने इतना, n इलेक्ट्रॉन तो बोलेंगे n गुने, फिर यही बात हो जाएगा सब में, -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आया। ये n e क्या है,
किसी पिंड पर Ne इलेक्ट्रॉन है, मतलब किसी पिंड पर इतना आवेश है, किसी पिंड पर 4 ई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब किसी पिंड पर 4 ई आवेश कुल है। अगर किसी पिंड पर 3 ई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब किसी पिंड पर 3 ई कुल आवेश है। अगर किसी पिंड पर 2 ई है, इसका मतलब उस पिंड पर कुल आवेश 2 ई है कि नहीं। तो मतलब ये जो बायां साइड तुम जितना भी देख रहे हो, ये सब एक्चुअली है क्या, किसी पिंड पर कुल आवेश। तो कुल आवेश को लिखे हम Q। ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। और दाहिना साइड में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 10 ई लिखेंगे तो 10 गुने इतना आएगा, 11 ई लिखेंगे तो 11 गुने ई आएगा। हम लिखे n, मान लो कि टोटल n इलेक्ट्रॉन है, n 10 नहीं है, कितना है n। तो क्या हो जाएगा, कुल आवेश n, कुल इलेक्ट्रॉन n, और बगल में कौन सी आएगा e, यहां लिख दिए e। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला कौन सी के लिए, ये फॉर्मूला कौन सी के लिए हुआ, ये फॉर्मूला हुआ कि किसी पिंड पर कुल आवेश को, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए, कि किसी पिंड पर कुल इलेक्ट्रॉन कितना है। जैसे अभी एक क्वेश्चन था, तुमको ध्यान देना है कि अभी एक क्वेश्चन था कि किसी पिंड पर अगर एक कूलम आवेश है, एक कूलम कह रहा है कि आवेश है, एक कूलम आवेश है, और एक कूलम आवेश में पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब ये तुमको आवेशों, इसको ये हुआ तुम्हारा किसी पिंड पर कुल आवेश। अभी बोले थे कि जो इस तरह से रहता है कि तुमको बोला है कि एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन है। एक कूलम आवेश मतलब कुल आवेश तुमको दे दिया, इसका मतलब ये हुआ। इस चीज को समझना पड़ेगा तुमको। तो अगर तुमको हम बोले हैं कि एक कूलम आवेश मतलब ये कैपिटल क्यू का वैल्यू है, कैपिटल क्यू बराबर 1 कूलम। अब तुमको कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n हुआ, ये हुआ इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, ये हुआ इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। और एक जो आया था, याद करो अभी फॉर्मूला जो लिखे थे, Q बराबर कौन सी n इंटू ई। यहां देखो, और E हुआ, ये हुआ आवेश, जो कौन सा आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का हम केवल परिमाण ले रहे हैं। ध्यान देना, परिमाण, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण। तो Q बराबर हो गया Ne। अब तुमको ये पूछ रहा है इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो कौन सी निकालने के लिए कह रहा है, स्मॉल n का मान। तो जो निकालने कर रहा है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ करो। तो यहां से n बराबर क्या होगा, E नीचे चलाएगा, तो Q बटा E हो गया। इसका मतलब है यहां से कि n बराबर, ये जो निकालना है वो क्या हुआ, Q बटा E। Q कितना है, कह रहा एक कूलम, देख लो ऊपर में, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर हम कितना जानते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, चूंकि आवेश का परिमाण लिए हैं। ध्यान देना। अब ये कूलम से कूलम कट गया, कितना आया, इसको जब तुम भाग दोगे तुमको आएगा ये 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब एक कूलम जो तुम देख रहा है आवेश, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18, जो कि हम पहले तुमको लिखे थे। तुम एनसीईआरटी में जाकर देखना, उसमें तुमको लिखा हुआ मिलेगा कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन शामिल है, 6 गुने 10⁻18। वो इस बात को लिखा है 6 गुने 10⁻18, जबकि तुम यहां भाग दोगे तो 6.25 आता है। ये 25 को इग्नोर किया है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 25 है, नहीं है, वहां है। तो इसका मतलब इसको लिख दिए हैं, ये दशमलव के बाद 25 है, इसको हटा दिए और केवल 6 ले लिया गया और 10⁻18 ले लिया गया। तो अभी से अगर तुमको सवाल यह आएगा कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, तो बोलेंगे 6 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जैसे 1 दर्जन केला में कितना केला, तो आया इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 12 केला होगा। उसी प्रकार एक कूलम में आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 गुने 10⁻18 बोलो, या
6.25 गुने 10 का पावर 18 बोलो। अगर तुम्हारे क्लास 10 में 6 गुने 10 का पावर 18 दिया है तो तुम्हारे एग्जामिनेशन में भी उम्मीद है 6 गुने 10 पावर 18 ही देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर 6.25 अगर बाय द वे ऑब्जेक्टिव में आ गया तो ये मत कर देना सर आप बताए थे 6 गुने 10 पावर 18, यहाँ तो 6.25 था। इसको घबराने की बात नहीं है, पूरा एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सामने है। ये तुम्हारा आंसर हुआ। किस क्वेश्चन का आंसर हुआ? ये वाला क्वेश्चन जो तुमको दिखा रहे हैं अभी, देखो ये देखो, यहां ध्यान दो, ये देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, ये जो तीसरा नंबर, ये कलर नहीं आया, ये देखो, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लो कि एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कूलम आवेश अगर तुम किसी पिंड पर रखते हो तो उसके लिए तुमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो कैसे निकाले हम इसका आंसर? तो हम कहे एक कूलम आवेश मतलब Q का कुल मान 1 कूलम दिया, और हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, N गुने E। अभी पढ़े हैं कि किसी भी अति पर पिंड पर जो आवेश होगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम मान लिए कि 1 2 3 4 5 काहे मानेंगे, इसको हम विस्तार में एक बार लिख दिए कि एक किसी पिंड पर आवेश 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 हो सकता है, तो N इंटू E भी हो सकता है। अगर N इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना कुल आवेश होगा, N इंटू E होगा। ये लिख दिए। अब यहां से N निकालना है तो N बराबर Q बटा E हो जाएगा। Q कितना आया, 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन पर कितना, परिमाण ले रहे हैं 1.6 गुने 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये कूलम कट गया, कितना आया 6.25 गुने 10 का पावर 18, इतना इलेक्ट्रॉन आया। यही आंसर हुआ मेरा। इसमें क्या सोचना है, हमेशा ये फॉर्मूला मार दोगे, तुम तुरंत लिख दोगे। जहां कहेगा कि इतना आवेश है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तुरंत ही फॉर्मूला Q बराबर Ne। N क्या बताता है, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बता रहा है। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, और Q क्या है, कुल आवेश। जैसे यहां तुमको बोला कि 1 कूलम आवेश की रचना करना है, मतलब 1 कूलम आवेश हमको बनाना है, तो कुल आवेश 1 कूलम हो गया। कितना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, मतलब N बताओ, N कितना होगा। तो कहां से निकाले भैया, Q बराबर यानी फॉर्मूला लगा, यहां निकाल दिए, और आगे भी तुमको बताए ही हुए हैं। पूरा वीडियो देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा। एक बात जो तुमको ध्यान ये रखना है कि अगर तुमको बोला कि किसी धातु में जो आवेश जाएगा, तुमको हम बोले थे कि आवेश विद्युत कौन चीज से बनल है, आवेश से, और बोले आवेश का प्रवाह होगा उसके लिए रास्ता चाहिए, तो उसका रास्ता कौन सी होगा, धातु का तार होगा, जैसे एल्युमिनियम हुआ, जैसे तांबा हुआ, उससे होकर गुजरेगा। तो किसी धातु का अगर बनल होगा एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, तो उससे होकर जो विद्युत जाएगा, उससे होकर जो आवेश जाएगा, उस आवेश का नाम ही है इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन ही आवेश है जो किसी धातु के अंदर से होकर जाता है, और उसी के कारण उस धातु में विद्युत धारा होगा। मतलब किसी धातु के तार, एल्युमिनियम, तांबा, इससे होकर जो विद्युत धारा जाएगा उसमें कौन सा आवेश शामिल होगा, और कौन सा आवेश शामिल होगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही होगा किसी धातु के अंदर से, और उसमें विद्युत धारा का मेन कारण, मुख्य कारण और ओनली वन कारण होगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह, लगातार प्रवाह एक निश्चित दिशा में। बस इतना ही समझना है। आज क्लास इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो तुमको पार्ट 2 में मिलेगा।